कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने CGPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नहीं, क्या पढ़ना था आज? 1858 का अधिनियम। बहुत ही सरल है 1858 का अधिनियम। इसको चलाते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक, ये वो हो गया है। इस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ना तो उसमें 1853 का चार्टर है ना, 1853 का उसी से चुनाव पद्धति प्रारंभ हुआ। 1853 से चुनाव पद्धति शुरुआत। हाँ, अपन क्या पढ़े हैं? चुनाव के बारे में कुछ पढ़े हैं क्या? एक नया चीज मिला है ना कि चुनाव पद्धति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 1853 के इससे मानी जाती है। हाँ, विधान इसको कह सकते हैं, लेकिन ऐसे चुनाव हुआ कर रहा था अप्रत्यक्ष रूप से, उनको कोई पावर वगैरह होता नहीं था, है ना। चुनाव कैसा होता था? अप्रत्यक्ष रूप से, और एक प्रकार से ये कह सकते हैं आपकी चुनिंदा लोगों का मनोनयन जैसा हो जाया करता था। वही सदस्य बना था जो क्या बोलते थे, इसको विधान परिषद कहा करते थे ना। तो विधान परिषद का गठन कर लिया गया था। तो विधान परिषद से भी जो सदस्य आएंगे वो कैसे आएंगे? चुनकर ही आएंगे। ये मान लिया जाता है। तो चुनाव पद्धति की शुरुआत मानी जाती है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा इसको। 1853 को ये पूछा भी हुआ है, एक बार पूछा भी हुआ है कि चुनाव पद्धति की शुरुआत अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रारंभ कब मानी जाती है? तो 1853 के अधिनियम से मानी जाती है। और कोई नया कुछ पढ़े? नहीं पढ़े? कुछ भी नया? कुछ है किताब की? कुछ किताब भी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। तो कैसे दृष्टि से पढ़ते हैं? नहीं, आप लोग दृष्टि से पढ़ते हैं। क्या है? किसका है? वो लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी किताब है। लक्ष्मीकांत की किताब जो है सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ना है, ठीक ठाक पढ़ना है और लगभग हर तरह के क्वेश्चन हल करना है तो लक्ष्मीकांत एक बार जरूर पढ़िए। लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद अगर आपने ठीक से पढ़ा है किताब को तो लगभग हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम लक्ष्मीकांत की किताब, लेकिन थोड़ा सा डीप है। तो अब डिप्टी कलेक्टर बनना है तो थोड़ा सा डीप तो पढ़ना पड़ेगा, और व्यापम का पोस्ट लेना है तो भी उसको डीप पढ़ना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन का पैटर्न का सवाल तो लगभग पूछता है एक जैसा है। मतलब पोस्ट लेना है तो डीप पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के ऐसा है। 1857 के अधिनियम के बारे में क्या जानते हैं? देखो, पृष्ठभूमि पहले से समझ लो। हुआ ये था कि डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों का क्या कर दिया? हड़प कर लिया, या फिर क्या कर लिया? उनको अवगत कर लिया, या उन पर कोई आरोप लगाकर, कुछ शासन वगैरह का आरोप लगाकर उस शासन को किसी तरीके से क्या कर लिया? कब्जे में कर लिया। जो ब्रिटिश राज्य था वो सारे लोगों का क्या कर रहा था? धीरे 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 साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, और साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ वो जो जिन लोगों का शासन का कब्जा कर रहे थे उनको अधिकार भी नहीं दे रहे थे। जब्त करने के एक प्रकार से जो शासन ही क्या कर रहे थे? अधिकार को ही खत्म कर दे रहे थे, और शासन का तो खत्म कर ही रहे थे। तो ऐसे में, और साथ में ये किसका था? राजा लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। जो उस समय मेन जैसे झांसी की रानी वगैरह हो गई, ये लोग का दिक्कत हो रहा था। दूसरी तरफ क्या किया जा रहा था कि सेना में कोई भारतीय पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा अधिकारी था सूबेदार, उससे नीचे नहीं। फिर भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया था? अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो भारतीय सैनिक हुआ भी करते थे, उन सैनिकों के साथ जब उन लोगों को विदेश जाना अनिवार्य कर दिया गया। और उस समय का जो सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण था, कैनिंग ने क्या किया? उस समय लॉर्ड कौन था? कैनिंग था। तो कैनिंग ने एक राइफल आया करता था, एक एनफील्ड राइफल हुआ करता था और ब्राउन बेस राइफल हुआ करता था। तो एनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्राउन बेस राइफल का प्रचलन करवा दिया। और जब नया राइफल आया तो उसमें कारतूस, जो गोली लगाया जाता था, वो प्लास्टिक के पैकेट में पैक रहते थे, उसको दांतों से काटना पड़ता था। और ऐसा अफवाह फैल गई कि इसमें जो है ना गाय और सुअर की चर्बी है। जब सैनिकों को यह पता चला कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है तो सैनिकों ने क्या कर दिया? उत्पात मचा दिया। क्योंकि उनको लगता था, ब्राह्मणों को लगता है, हिंदुओं को यह लगता था कि गाय की चर्बी है तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है।
और मुस्लिम जो है जो सुअर से नफरत करते हैं लगभग, तो सुअर की चर्बी लगी है इसलिए वो लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। कहाँ की है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु नहीं भाई, जो भी होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सुअर तो ना होगा। ठीक है, हाँ ध्यान रखें, नहीं ऐसा नहीं है, सुअर इसका राष्ट्रीय पशु नहीं। ठीक, तो ठीक ठीक है, लेकिन नहीं है, मत देखिए, अभी किसी का भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, सुअर पाकिस्तान का तो नहीं होगा। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जब सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया, और सैनिकों को यह भी लगता था कि जिस राजशाही के तले वो लोग काम करते आ रहे हैं इतने सालों तक, उनका एक प्रतिष्ठा खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह से 1857 का क्रांति कर दिया। 1857 की क्रांति को जैसे तैसे करके क्या किया गया, शांत किया गया। लेकिन ब्रिटिश शासन को यह पता चल चुका था कि अगर हमने सुधार नहीं किए, अगर हमने भारतीयों के बीच में जाकर कोई सुधार नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उत्पात और बढ़ता जाएगा। और इस तरह का जो उपद्रव हुआ है, इस तरह की जो क्रांति हुई है, ये दोबारा फिर क्रांति हो जाएगी। तो 1857 की क्रांति जैसे तैसे समाप्त हो गई, लेकिन 1800 क्रांति दोबारा ना हो, जैसी क्रांति क्या ना हो, दोबारा ना हो, इसके लिए सबसे पहले क्या ले आया गया, क्रांति का 1857 का अधिनियम लेके आया गया। इसका मूल बात इतना था कि कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। मूल बात यह है कि कंपनी के शासन का क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। कंपनी कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं रखेगी, व्यापारिक अधिकार रखना चाहे रख सकती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकार पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। प्रत्यक्ष रूप से किसका शासन स्थापित हो गया, ब्रिटिश शासन का स्थापित हो गया। और ब्रिटिश शासन ने इसके लिए एक भारत मंत्री, जिसे भारत सचिव भी कहा जाता था, इसकी नियुक्ति प्रारंभ कर दी। और उसकी वो कहां रहता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारत में नहीं हुआ करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं ना आज, वैसे एक कैबिनेट मंत्री बना दिया जिसे भारत मंत्री कहा गया। जैसे जनजाति मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, वैसे एक मंत्री बना दिया हो, वो मंत्री क्या होता था, भारत मंत्री। और उसके काम करने के लिए एक परिषद बना दिया गया। यहां पर काम करने के लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी। तो भारत मंत्री वहां पर कानून बनाता था, ब्रिटिश संसद कानून बनाती थी और उसको किसको दे देती थी, गवर्नर जनरल को। यहां पर लागू कर दिया जाता। मूल रूप से इस नीति अब जो 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति हुई, जिसको बोलते हैं फूट डालो शासन करो की नीति, ये यहीं से प्रारंभ माना जाता है कि फूट डालो और शासन करो। हिंदू मुसलमान झगड़, क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़ रहे थे, तो यहां से फूट डालो और शासन करी की नीति प्रारंभ हो जाती है। तो अपन इतिहास में नहीं जाएंगे, इतिहास में जाएंगे बहुत लंबे चले जाएंगे। अपन 1857 की क्रांति के बाद जो 1857 का अधिनियम आया, सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या चीजें हुई। ठीक, और तथ्य के आधार पर देखेंगे 1857 में इसका उद्देश्य क्या रहा है, विशेषता क्या रही है, इनके बारे में। अठारह के अधिनियम का सबसे पहले उद्देश्य ये किस उद्देश्य से लाया गया था। अठारह की क्रांति का उद्देश्य ये था, अच्छा इसमें दो तीन चीज और पूछता है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? कौन थी? विक्टोरिया। पीएम कौन था वहां का? है पीएम कौन था? लॉर्ड अमस्टन। ठीक, पीएम कौन था वहां पर? और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था केनिन। लॉर्ड केनिन जो था, यही ने, इसी ने तो क्या लाया था, ब्राउन बस, उसके एनफील्ड के टाइम पर ब्राउन बस लेकर आया था, ही राइफल चेंज करवाया था। ही तो ये तीन चीजें आपको फैक्ट के आधार पर इसको ध्यान रखना है कि ये प्रमुख चीजें। इसका उद्देश्य अगर आपसे कभी पूछे तो इसका पहला उद्देश्य था कि 1857 जैसी घटना का
घटना का पुनरावृत्ति न हो, घटना पुनः न हो। क्योंकि तत्काल में 1857 की क्रांति हुई थी और फिर चाह रहे थे कि फिर से कोई क्रांति न हो जाए, नहीं तो इतना तरंग जैसे ऐसे लहर नहीं आता है, लहर टाइप का हुआ था। वैसे 1857 की क्रांति पूरी तरीके से असफल रही, कुचल दिया गया था इसको, क्योंकि ये उत्तर भारत में से जुड़ी थी, दक्षिण भारत में इसका प्रसार नहीं हो पाया था और बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। जनरली इसमें शामिल हुए थे सैनिक और जो राजा महाराजा हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, वही इसमें शामिल थे, पूरी तरीके से नहीं। लेकिन बहुत सारे विवाद का चर्चा का विषय है कि 1857 की क्रांति में सब लोग, पूरा देश शामिल हुआ था या विवाद का विषय। बहुत सारे विचारक बोलते हैं कि राष्ट्रीय संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन कई लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अपन मान के चले कि सैनिक विद्रोह से कुछ ज्यादा रहा होगा, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह से थोड़ा कम रहा होगा। सैनिक विद्रोह से थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा और राष्ट्रीय विद्रोह से, मतलब सैनिक के अलावा कुछ लोग और लोग शामिल हो गए रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह जैसा भी इसका वो आकार नहीं रहा होगा, थोड़ा कम रहा होगा इसका आकार। तो पहला उद्देश्य क्या कि 1857 जैसी क्रांति क्या हो, दोबारा ना हो। फिर ये अंग्रेज ये भी चाहते थे कि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करें, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करें जो संपूर्ण भारत में एक हो। अभी तक क्या था कि जो संपूर्ण भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चलती थी, अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था, कोई अलग शासन कर रहा है, नियंत्रण मंडल अलग शासन कर रहा है, कंपनी अलग शासन कर रहा है, गवर्नर जनरल अलग विधि बना रहा है, सबका अलग अलग था, बिखरा हुआ था पूरी तरीके से। अब चाहते थे कि प्रशासनिक एकीकरण हो जाए और भारत पर एक आदमी का शासन चले, और वो कौन हो? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का शासन चले। और इसके लिए 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा हुई। इसको इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा। इलाहाबाद में जो घोषणा हुई, इलाहाबाद घोषणा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे वादे किए गए। कहा गया कि भारतीयों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, भारतीय और अंग्रेजों में किसी तरीके का क्या नहीं किया जाएगा, कोई भेद नहीं रखा जाएगा, भारतीय राजाओं का जो साम्राज्य हम हड़पते हैं वो अकारण नहीं हड़पा जाएगा, कोई कारण से तो क्या किया जाएगा, हड़पा जाएगा। तो ये बहुत सारे इनके वादे किए गए, लेकिन वो वादे कैसे थे? सिर्फ लुभावने थे, नाम मात्र के वादे थे। बहुत सारा क्या किया गया, वादा किया गया था इसको। कुछ भारतीयों ने इसको भारतीय इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा। भारतीय इतिहास का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा समझते हैं? नहीं समझते हैं? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को जो अधिकार पत्र दिया था, उस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। तो जब भी किसी को अधिकार पहली बार दिया था अधिकार नागरिकों को, भाई संसदीय शासन व्यवस्था वाला अगर पहला देश अगर देखा जाए तो कौन था? वो ब्रिटेन ही था। तो ब्रिटेन का जो संविधान की जननी वाला देश भी ब्रिटेन ही है। तो ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को जो अधिकार दिया, नागरिक सिविल अधिकार जो सौंपे उनको कहा गया मैग्ना कार्टा, उसका नाम था मैग्ना कार्टा। तो जब भी कोई अधिकार दिया जाता था ना, विश्व में कहीं भी अधिकार दिया जाता है तो उसको कहा दिया जाता है मैग्ना कार्टा है। मतलब ये मान लिया जाता है कि नागरिकों को प्राप्त होने वाला अधिकार पत्र है। ठीक है, तो हर जगह वो मैग्ना कार्टा एक प्रकार का उपमा हो गया है, एक संज्ञा हो गई होगी। ठीक इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी वो देख लीजिए। उसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता थी कि अब भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथ में आ गया। इससे पहले जो कंपनी शासन करती थी, कंपनी के शासन का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया और क्राउन के शासन का शुरुआत कर दिया गया। पहले भी क्राउन नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं। अब कैसे हो गया? प्रत्यक्ष तौर पर। अब ये मान लिया गया कि जो भारत ब्रिटेन का सम्राट है वही भारत का सम्राट कहलाएगा। ठीक, साथ में भारत के
गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वाइसराय। अब पहला वाइसराय कौन बन गया? अंतिम कौन था? अगर पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वाइसराय? क्लियर, ध्यान रहेगा। यहां से सवाल पूछता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, जो आपने उस दिन लिखा था पहले दिन। ठीक है, ये सवाल वहां से पूछता है। तो पहला वाइसराय किसने बनाया गया? पहला था अपना कैनिंग ही था। कैनिंग को ही प्रथम वाइसराय के रूप में नियुक्ति मिल गई। फिर 1857 की क्रांति के बारे में कि अब कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और कंपनी के शासन का अंत करके क्राउन का शुरुआत कर दिया। लेकिन राजा खुद थोड़ी ना आएगा यहां शासन करने के लिए। राजा तो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। अब वो क्राउन है तो क्राउन पहन के तो आएगा नहीं यहां, तो किसी न किसी को भेजेगा। और जो कि क्राउन का शासन था, या इसको भारत सचिव भी कहते हैं कई जगह ना, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। और इसकी सहायता के लिए, इसके भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय क्या किया गया? भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। और ये जो है किसके प्रति उत्तरदायी रहता था? ब्रिटिश संसद के प्रति। संसद, क्राउन ने ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। क्योंकि ये कैसा दल था पता है? देखो, यहां पर कंपनी के शासन का अंत हो रहा है और क्राउन के शासन का शुरुआत हो जा रहा है। क्राउन मतलब जो ब्रिटेन का क्राउन है वो भारत के राष्ट्रपति के समान होता है, नाम मात्र का शासक होता है। और वास्तविक शासन किसके पास होता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी संसद के पास होता है। संसद के अंदर एक क्या कर दिया गया? भारत मंत्री, जो जैसे जनजातीय मंत्री होते हैं, मंत्री ज्यादा पावरफुल होते हैं, राष्ट्रपति कहीं शासन थोड़ी ना करता है, मंत्री शासन करते हैं। तो भारत मंत्री नामक क्या किया गया? एक पद बना दिया गया जिसको भारत सचिव भी कहा गया। अब उस सचिव के अंदर में कितने लोग काम करते थे? 15 लोग काम करते थे। भारत परिषद जिसे कहा गया। अब चूंकि वो सचिव को रिपोर्ट करते थे, और सचिव किसको रिपोर्ट करता था? संसद को, क्योंकि वो संसद का पदाधिकारी था, न कि वो किसका पदाधिकारी था? वो क्राउन का पदाधिकारी था। तो इसलिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था? वो उत्तरदायी होता था। ठीक, पूनम, यहाँ पर चाबी, टेबल में चाबी रखा हुआ है, देखिए तो सुशांत सर होंगे, वो उनको गाड़ी से डिक्की से खोल के ना मार्कर निकालने के लिए रोज भूल जाता। ठीक, 1857 की क्रांति में इतनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? इसका उद्देश्य क्या था? 1857 की जैसी घटना दोबारा ना हो, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जो संपूर्ण भारत में कैसा हो? एक हो। दूसरा था 1 नवंबर 1858, पूछा हुआ है महारानी की घोषणा कब हुई?
1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इस घोषणा को क्या किया, पढ़ा, भारतीयों को क्या दिया, संदेश दिया कि महारानी ने ऐसा कहा है। इसे भारतीय कुछ इतिहासकारों ने कहा भारतीयों का मैग्ना कार्टा का एक अधिकार पत्र माना गया। इस समय कौन कौन थे? रानी विक्टोरिया थी, पीएम को थे पामर्स्टन थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रमुख विशेषता कही थी कि इसमें भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, क्राउन इसके लिए शासन जिम्मेदार था और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया और प्रथम वाइसराय कौन बन गया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत सचिव नामक पद का एक बनाया गया, नया पद बनाया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और भारत सचिव के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति हुआ करती थी जो किसको रिपोर्ट करती थी, भारत सचिव को। और भारत सचिव किसको रिपोर्ट करता था, ब्रिटिश संसद को। और संसद तो किसको रिपोर्ट करेगी, क्राउन को। और शासन कहां किसका था, क्राउन का शासन था प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, तो ये 1857 का अधिनियम था। अंठावन के अधिनियम के बाद कौन सा अधिनियम आ जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका जो मेन अगर तथ्य अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसमें क्या मिल गया कि इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि जो मतलब 1858 का अधिनियम तो चल ही रहा है, 1858 के अधिनियम के तहत जो चीजें उसमें पहले से दी गई थी उन्हीं चीजों का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया, उन्हीं चीजों को डेवलप कर दिया गया। इसका मेन था, कोई नया प्रावधान नहीं आ रहा था इसमें कि कोई नया अधिकार दिया गया हो या नया सामाजिक आधार पर अमेंडमेंट किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। इसमें क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा, क्योंकि 1858 के अधिनियम में कहा गया था कि भारतीयों को भी क्या किया जाएगा, जगह दिया जाएगा। तो उसी के तहत 1861 का अधिनियम है उसमें भारतीयों को स्थान दिया जाने लगा, कुछ स्थान तय कर दिए गए। दूसरा, जो विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, गवर्नर जनरल के पास खुद बहुत शक्तियां थी, वो अकेले शक्तियों का यूज किया करता था। अब ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि गवर्नर जनरल क्या कहे, अपनी शक्तियों को दूसरों को ट्रांसफर कर सके। जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव के रूप में था या अन्य जो विधायी सदस्य थे वो लोग काम कर सकते थे इसमें। और जो राज्यों में विधान परिषद गठित किया गया था, उन विधान परिषदों को अधिकार दे दिया गया कि वो भी कानून निर्माण कर लें। गवर्नर जनरल पहले यह अधिकार रखा करता था। तो गवर्नर जनरल विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अधिकारों का ट्रांसफर कर देना निचले स्तर पर। जैसे अभी विकेंद्रीकरण कैसे होता है, जैसे जिला पंचायत होते हैं वो जनपद पंचायत को अपने अधिकार दे देते हैं, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत को दे देते हैं। आपका जिला पंचायत को अधिकार कहां से मिलता है, राज्यों से मिलता है, राज्यों को अधिकार कहां से मिलता है, केंद्र से मिलता है। ऐसे अपने अधिकार को बड़े निचले स्तर पर क्या करते जाते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं और ग्राम पंचायत पूरे स्तर तक फैले होते हैं। वैसे ही कहा जाता है कि अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना, मतलब दूसरों को बांट देना, ज्यादा क्षेत्रों में दे देना, निचले स्तर पर दे देना। तो गवर्नर जनरल ने क्या किया, जो विधान परिषद हुआ करते थे उस समय, उनको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, तो उनको एक अधिकार मिल गया। इसी को लिखिए आप, भारत परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जिससे क्या फायदा हुआ कि विधायी कार्यों में सहयोग मिल गया। गवर्नर जनरल की
शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार मिला। अर्थात प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ हुई। इसके लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर एक विधि सदस्य विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया। साथ में जो केंद्रीय विधानसभा विधानमंडल कर लीजिए उसको, विधानमंडल में 6 से 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे। (1862) में 3 भारतीयों की नियुक्ति हुई। साथ में बंबई, मद्रास, विधान परिषदों को कानून के निर्माण एवं संशोधन की शक्ति दी गई। लेकिन गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दे दी गई। जो क्या रह सकती थी, आपातकाल में 6 माह तक लागू रह सकती थी। और इसमें ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और एक और है पंजाब और बंगाल, पंजाब और बंगाल, ठीक है। यहां नए विधान परिषद स्थापित हुए। बात यह था कुछ की जो हेमा अपन पढ़ रहे हैं किसको, 1861 के अधिनियम को पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति के बाद 58 में अधिनियम आया हुआ था, उसमें अपन थोड़ा बहुत देखे हैं, ठीक है बसंत। उसमें ये देखे हैं अपन 1857 की क्रांति के बारे में। उसमें गवर्नर जनरल के या कंपनी के शासन का अंत करते हुए किसके शासन की शुरुआत कर दी गई थी, ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत कर दी गई थी। अब ब्रिटिश क्राउन क्या कर रहा है, अपने शक्तियों का विस्तार करते हुए सारी शक्तियां गवर्नर जनरल या विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में वादा किया गया था कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सुधारों को मंजूरी देंगे।
और उसी के तहत पहला कानून कब बना था, जो भारत परिषद अधिनियम 1861 बना हुआ था। इसमें मूल बातें, मेन तत्व घूम फिर के अगर आप देखोगे, विकेंद्रीकरण जो चीज है वो घूम फिर के आती है। विकेंद्रीकरण करने का मतलब वही है कि शक्ति का ट्रांसफर, शक्ति का, कौन सी शक्ति का, विधि बनाने की शक्ति का, क्योंकि अनंता मेन क्या है, पावर मेन क्या है, कानून बनाने की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति प्रशासन भी कर रहा है तो किसके आधार पर प्रशासन करता है, कानून के आधार पर प्रशासन करता है। तो सारा सिस्टम 1861 में अगर घूम फिर के अगर आप देखें तो विकेंद्रीकरण है। और आप उसको समझिए अच्छे तरीके से कि विकेंद्रीकरण है तो कैसे। सबसे पहले कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल कर लिया गया। गवर्नर जनरल खुद प्रशासन के लिए बैठा हुआ है, और जब गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, मतलब भारतीयों को भी मौका दिया जा रहा है, किसके लिए, प्रशासनिक रूप से काम करने के लिए उनको क्या दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। तो पहला विकेंद्रीकृत क्या हो गया, प्रशासन में विकेंद्रीकृत हो गया। कैसे विकेंद्रीकृत हो गया, प्रशासन में, क्योंकि गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय शामिल हो रहे हैं। कुछ नहीं, अगर 10% भी अपना विचार रखेंगे कुछ तो अच्छा लगेगा, कम से कम अपना विचार तो रख सकते हैं भारतीय। तो अगर प्रशासन नहीं कर सकते हैं तो अपना कम से कम क्या कर सकते हैं, विचार। पहले तो हम विचार भी नहीं रख पाते थे, ठीक। तो प्रशासनिक रूप से क्या हो गया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया गया। साथ में जब प्रशासनिक कार्यों में इनका सहयोग मिलने लगा तो साथ साथ में क्या मिलने लगा, कानून, क्योंकि गवर्नर जनरल कानून भी बना सकती थी, वीटो कर सकती थी, अध्यादेश ला सकती थी, तो इनको विधायी कार्यों में भी क्या मिलने लगा, सहयोग मिलने लगा। किसको, गवर्नर जनरल को। किसकी वजह से, भारतीय सदस्यों की नियुक्ति होने की वजह से। क्लियर है यहां तक। फिर बोलता है गवर्नर जनरल की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये दिखाई दे रहा है। प्रांतीय विधान परिषदों के लिए विधि निर्माण का अधिकार मिल गया। अभी तक प्रांत में विधि निर्माण का नहीं था, और जो विधि निर्माण का था भी कहां, मद्रास में और बंबई में, उनको विधि निर्माण का क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो एक प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। उनका स्वतंत्र अस्तित्व था, जैसे बंगाल का अस्तित्व था वैसे अलग प्रेसिडेंसियों का विस्तार था। तो अब कहा गया कि विधान परिषदों का क्या किया जाएगा, विधि निर्माण का अधिकार पुनः मिल गया। और यहां पर आप देखेंगे कि बंबई, मद्रास और विधान परिषदों को कानून में निर्माण करने की भी और साथ में संशोधन करने की भी शक्ति दे दी गई। और साथ में नए विधान परिषद कौन कौन, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल, नए विधान परिषद स्थापित भी कर दिए गए। कहने का मतलब है विकेंद्रीकृत को कैसे बना दिया गया, राज्यों तक पहुंचाया गया। एक तो जिन राज्यों को कानून निर्माण का अधिकार नहीं था वो फिर से कानून निर्माण करने लगे विधान परिषद के रूप में, और साथ में विधान परिषद के रूप में क्या स्थापित कर दिया गया, नए विधान परिषद भी स्थापित कर दिए गए। और विधान परिषदों का काम क्या होता, कानून निर्माण। तो विकेंद्रीकृत दिशा में एक ठोस कदम था, प्रारंभिक स्टेज पर ही सही कहा जाए, लेकिन विकेंद्रित कैसा हो रहा है, कानून निर्माण की कुछ परिधि तक आगे बढ़ रहा है। फिर ये कहता है कि गवर्नर जनरल के परिषद का विस्तार कर दिया गया। एक विधायी परिषद हुआ करता था और एक क्या था, खुद गवर्नर जनरल का प्रशासनिक परिषद हुआ करता था। उस परिषद का विस्तार कर दिया गया, प्रशासन में भी अधिकार दिया गया। अब एक विधि सदस्य भी होगा। कानून निर्माण के लिए जिस भी क्षेत्र, जैसे पहले मैकाले था और विधि संहिताकरण का निर्माण किया गया था, अब गवर्नर जनरल की परिषद में भी उसको क्या कर दिया गया, स्थायी रूप से रख दिया गया। पहले वो अस्थायी रूप से रहता था, वोटिंग नहीं कर सकता था। अब कैसे रख दिया गया, स्थायी रूप से रख दिया कि एक सदस्य अनिवार्य रूप से रहेगा ही रहेगा, उसकी सलाह लेना अनिवार्य होगा ही होगा, ठीक। और केंद्रीय विधानमंडल में 6 से 12 सदस्य नामांकित किए जाते थे। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर, ये क्या किए जाते थे, नामांकित किए जाते थे। मतलब अगर केंद्रीय विधानसभा है तो गवर्नर जनरल या उसके साथी उन सदस्यों को चुनकर अपने पसंद के लोगों को क्या कर सकते थे, ला सकते थे। नामांकित किया जाता था, चुनाव नहीं होता था। ऐसे सदस्यों को क्या किया था, नामांकित। लेकिन वो लोग भी क्या करेंगे, विधि निर्माण, प्रशासनिक, या तो विधि निर्माण का काम करेंगे। यहाँ पर ये भी विकेंद्रीकरण दिशा में एक ठोस कदम दिखाई देता है। फिर 1862 में 61 में अधिनियम आया था, और इस जो 6 से 12 सदस्य हुआ करते थे उसमें से 3 सदस्य कौन हुआ करते थे, भारतीय हुआ करते थे। बाकी अंग्रेज हो सकते हैं। 9 सदस्य अधिकतम कौन हो सकते थे, अंग्रेज हो सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, उनको आपका विधानमंडल में सदस्य के रूप में मौजूद है। लेकिन उनमें से क्या थे, 3 भारतीय थे, कुछ तो बोलते होंगे, ठीक है। तो भारतीयों के कहा गया कि विकेंद्रीकृत दिशा में 1861 का अधिनियम विकेंद्रीकृत करने की दिशा में एक पहला क्या था, ठोस कदम था। चाहे वो कानून निर्माण के बारे में बात हो जाए, चाहे प्रशासनिक निर्माण के बारे में बात हो जाए, चाहे कानून निर्माण के अधिकार के बारे में बात हो जाए, वो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो काफी महत्वपूर्ण था। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि विकेंद्रीकृत दिशा में पहला कदम कौन सा था, तो 1861 का अधिनियम है। क्लियर। और क्या इसमें पूछ सकता है,
हाँ, इस समय गवर्नर जनरल कौन रहा होगा 1861 में? 58 में तो केनिन था, अभी भी केनिन नहीं था। अभी भी कौन था? केनिन था। अगर कभी पूछ ले आपसे इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो केनिन ही था। क्या क्या प्रावधान किए गए? हाँ, कुछ बोल रहे हैं हेमा? नहीं, कुछ बोल रहे हो बसंत? नहीं बोल रहे हो ना, बोलो लेकिन। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 3 क्या थे? भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, विधायी कार्यों में सहयोग मिलने लगा, गवर्नर जनरल की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाने लगा, प्रांतीय जो विधान परिषद हुआ करते थे उनको कानून निर्माण का अधिकार मिल गया और उनको स्वायत्ता मिल गई काम करने के लिए। कानून निर्माण के स्वायत्ता का मतलब समझते हैं ना, आजादी। स्वायत्ता मतलब होता है आजादी। उनको आजादी मिल गई किसके लिए? विधि निर्माण के लिए। फिर इसमें क्या व्यवस्था थी? गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार कर दिया गया, विधि शिक्षक एक रख दिया गया। उसमें विधान परिषदों में क्या किया गया? विधानमंडल में 6 से 12 सदस्य नामांकित किए गए। इसमें से 3 सदस्य कैसे थे? भारतीय थे। 1862 में इसकी नियुक्ति कर दी गई। फिर क्या किया गया? बंबई मद्रास विधानसभा में कानून निर्माण के लिए और संशोधन करने की शक्ति दे दी गई। उत्तर पश्चिम प्रांत और अपना पंजाब और कहा आपका बंगाल, ये नए विधान परिषदों की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई विधि निर्माण के लिए। और साथ में गवर्नर जनरल को, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको बताया नहीं आपको, गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब कभी, हाँ आपको जैसे पता है कौन से क्या कब करते हैं? जब संसद का सत्र न चल रहा, अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए, जब संसद का और जब विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है, सत्र करने का मतलब है बैठक नहीं चल रही हो, तो कानून निर्माण कौन करेगा? नहीं हो सकता, क्योंकि संसद का या विधानमंडलों का ही तो काम होता है कानून का निर्माण करना, लेकिन उनकी बैठक चल ही नहीं रही है। तो उसके लिए कौन कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी होता है वो 6 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने बाद उसको क्या करना होता है? पारित करवाना होता है, नहीं तो वो खत्म हो जाता है। यहां पर भी वही व्यवस्था दी गई थी जो आज व्यवस्था है, वो व्यवस्था उस समय भी थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी और ये कितने महीने तक लागू रह सकता था? 6 महीने। कब? आपातकाल में। अभी कैसी स्थिति में? सामान्य स्थिति में। लेकिन उस समय ऐसा था कि आपात स्थिति में जो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश का मतलब समझते हैं ना, ऐसा कानून जो बिना विधानमंडल या विधानसभा में पारित हुए बिना बन जाए, उसको अध्यादेश कह देते हैं। ठीक, क्लियर है? ये समझ में आया? बढ़िया, आगे नोट कर लिए इसको। यहां से फैक्ट ज्यादा पूछेगा आपसे, और जब मेन रेंज देते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट पूछेगा, इसका महत्व पूछ लेगा कई बार। तो महत्व में क्या बताएंगे कि विकेंद्रीकृत की दिशा में क्या है? ठोस कदम था 1861 का अधिनियम। 61 ही है ना? और गवर्नर जनरल कौन था इस समय? लॉर्ड केनिन था। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? कि हो रहे हो बोर? बोर नहीं हो रहे हो, अच्छा है। हेमंत, बोर तो नहीं हो रही है? पढ़ी है इसको पहले कि नहीं पढ़ी है? हाँ, अभी समझ में आया कि नहीं? पहले पढ़ी थी तब समझ में आया कि अभी समझ में आया? पहले ही समझ में आया था और अभी समझ में आया। देखो हेमंत कितने होशियार है। ठीक, चलिए 58 खत्म हो गया, 61 भी खत्म हो गया। अगला था भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या था भाई इसमें खास? नोट कर लीजिए, फिर समझते हैं। पहले नोट कर लीजिए महत्वपूर्ण चीजों को। नोट करने के बाद थोड़ा सा आसान समझ में आता है। ठीक है, इसमें किया गया केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। फिर क्या कर दिया गया? हाँ ठीक है, उसको बता देंगे। बहुमत सरकारी का है, सरकारी ऐसे लिख लो, परंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का
प्रावधान रखा गया। विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि की गई, लेकिन अभी भी मतदान नहीं कर सकते थे। जनहित के मामले में कुछ सवाल पूछ सकते थे। और क्या था? राइटिंग समझ में आ रहा है ना? शक्ति में वृद्धि कर दी, पूछ सकते थे। इसके अलावा नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, द्वारा निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को भी प्रांतीय परिषद में शामिल किया गया। देखिए देखिए, हवा से गिर गया क्या? ठीक। ये 1892 का अधिनियम कोई विशिष्ट नहीं था, इतना ही विशिष्ट नहीं था कि इसको बहुत ज्यादा सवाल भी इसमें से पूछे नहीं गए, लेकिन चूंकि क्रम में है तो इसको पढ़ना चाहिए। 1892 के अधिनियम में केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करते थे, उसमें एक तो गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य शामिल हुआ करते थे। तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो शामिल लोग थे वो सरकारी कहलाते थे, और बाहर से जो लोग आते थे वो गैर सरकारी कहलाते थे। ठीक, तो अब गैर सरकारी जो सदस्य होते थे, यानी कर्मचारी, जो गवर्नर जनरल के कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, उनके अलावा उनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और साथ में क्या किया गया, लेकिन अभी भी बहुमत कैसा था, जो 12 सदस्य हुआ करते ना, 6 से 12 सदस्य, 6 से 12 सदस्य जो हुआ करते थे, बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही रहा। गैर सरकारी सदस्य बढ़ाया तो गया, उनको जगह भी दे दिया गया, लेकिन इतना बहुमत नहीं था, मतलब 6 से कम रहे होंगे। 3 तो भारतीय नियुक्त हो गए थे, लेकिन अधिकतम 2 संख्या बढ़ा दिए होंगे, 5 रखे होंगे या 4 रखे होंगे, कि अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। बराबर नहीं रखा गया। बहुमत किसका था? अभी भी सरकारी सदस्यों का। दूसरा क्या किया गया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को प्रावधान रखा गया। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के कहने का मतलब यह है, प्रत्यक्ष चुनाव ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आप सीधे जनता को वोट दो, और अप्रत्यक्ष चुनाव ऐसा होता है कि आप किसी जनता को वोट दो, सॉरी, जनता किसको दे? हाँ, जनता किसी व्यक्ति को वोट दे, और वो व्यक्ति जो है, जनता किसी व्यक्ति को वोट दे और व्यक्ति जो है अगले किसी व्यक्ति को वोट दे, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। यहां पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। जनता, जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो लोग आया करते थे, गवर्नर जनरल की जो परिषद में आया करते थे, वो विधान परिषद से आया करते थे। विधान परिषद कहने का मतलब है प्रांतीय विधान परिषद। तो प्रांतीय विधान परिषद जनता ने चुना, और जनता के जो उन लोगों को भी अप्रत्यक्ष होता था, मनोनीत होते थे, वो जो प्रतिनिधि होते थे, वो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को क्या करते थे? नियुक्त करते थे। उस समय विधानसभा ही कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा। उस समय राज्यसभा, लोकसभा नहीं कहा जाता था। तो जो केंद्रीय सरकार होती थी, वहां से भी जो सदस्य आते थे, वो कैसे आते थे? अप्रत्यक्ष द्वारा। जैसे राज्यसभा के सदस्य आते हैं, जैसे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य आते हैं ना, वैसे आते हैं। ठीक, तो इन परिषदों में शक्ति की वृद्धि तो हो गई, क्योंकि ये लोग भेजने लगे, लेकिन अभी भी ये लोग क्या नहीं करते? जो सदस्य आते थे वो बेचारे मतदान नहीं कर पाते थे, वोटिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ हद तक अगर जनहित का कोई मामला आता था तो सवाल पूछ सकते थे। मतलब चुपचाप नहीं बैठे रहोगे, दस्तखत करने के लिए नहीं, समोसा चाय खा के नहीं जाओगे, वो क्या करोगे? कुछ ना कुछ पूछ कर जाओगे, सवाल पूछ सकते हो।
अभी ऐसे ही होता ना, अभी पंचायत राज अधिनियम पढ़ रहे थे, उसमें पंच लोग हमेशा कोई काम नहीं रहता, पंच लोगों का सिर्फ समोसा चाय खाना और 500 रुपए लेके घर जाना रहता है, ठीक, पंच लोगों का। वैसे ये लोग कर सकते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, चर्चा कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते। कोई किसी विषय पर अंतिम निर्णय किसका होगा, गवर्नर जनरल और उसका परिषद का। फिर यहां पर बताता है कि अब चूंकि प्रशासन चलाना था, तो प्रांतीय परिषद में, किसमें, प्रांतीय परिषद में कुछ ऐसे सदस्य हों जो प्रशासन को टैक्स देते हैं, क्योंकि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो लोग राजस्व दे रहे हैं, वो लोग प्रशासन पर कैसा प्रभाव दिखाते हैं, प्रभाव को प्रावधान दिखाते हैं। क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए जरूरत क्या होता है, पैसा, और पैसा आएगा कहां से, यहीं से आएगा पैसा। जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, ये लोग भी अपने प्रतिनिधि भेजने लगे, क्योंकि इनकी समस्याओं का निराकरण कौन करेगा, ये लोग टैक्स दे रहे हैं, और जब इन पर समस्या आएगा तो इनके प्रतिनिधि इसलिए क्या करने लगे, अपने प्रतिनिधि ये लोग भेजने लगे कि हमारी समस्याओं का निराकरण कौन करेगा, प्रांतीय जो होगा, प्रांत के आधार पर जो होगा वो यहां से इनका निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही प्रांतीय परिषद के जो सदस्य होते थे वो गवर्नर जनरल की परिषद को क्या कर लेते थे, चुन लेते थे, गैर सरकारी और सरकारी में आ जाते थे, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आते थे वो लोग, ठीक है। तो एक हिसाब से अगर आप देखो तो अप्रत्यक्ष कैसा होता था, ये लोग क्या करते थे, प्रांतीय परिषदों को चुनते थे, और प्रांतीय परिषद वाले अप्रत्यक्ष रूप से किसको चुन लेते थे, केंद्रीय वालों को चुन लेते थे। इस तरीके से दोनों का प्रशासन चलता रहता था, कोई विशिष्ट प्रावधान इसमें नहीं थे, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का क्या रहा, संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत किसका था, अभी भी सरकारी सदस्यों का। और अप्रत्यक्ष प्रणाली का शुरुआत कर दिया गया, विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि तो हुई, लेकिन ये लोग मतदान नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते थे, लेकिन कुछ मामले में सवाल पूछ सकते थे, कुछ अधिकार दे दिए गए। अब नगर पालिका, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य बोर्ड के भी क्या हो गया, कुछ कुछ सदस्य जो है, जो आपका प्रांतीय परिषद हुआ करते थे, वहां सदस्य के रूप में क्या होते थे, नामांकित किए जाते थे, वो लोग भी चुनकर आते थे, क्योंकि उनका भी प्रतिनिधित्व देना होता था, ठीक। ये था 1892 का प्रमुख प्रावधान, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाइएगा, ठीक। 1892 के बाद कोई और है, 1909 काफी महत्वपूर्ण है, 1909 1909 तो कई बार, मतलब 12 बार पूछता है। 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन सबसे फेमस है, कौन था 1909 में, है लॉर्ड मिंटो, तो इसीलिए बोलते थे क्या, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन था, भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव हुआ ही कर रहा था, 1857 से बनता ही आ रहा था, अब ब्रिटेन में बैठा रहता था, दोनों मिलकर सुधार कर लिए तो क्या हो गया, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। तो लिखने की जरूरत नहीं है, भारत सचिव कौन था, लॉर्ड मार्ले, और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो। पूछे तो बता दीजिएगा आप, ठीक। इसका लाने का जो उद्देश्य था वो था इससे पूर्व के अधिनियमों के दोषों को दूर करना। मार्ले मिंटो चाहते थे कि इससे पहले जितने भी अधिनियम आए हैं उन अधिनियमों के दोषों को दूर कर लिया जाए, जो भी समस्याएं उनके दोषों को दूर कर लेंगे तो अपने आप में क्या हो जाएगा, कानून में सुधार आ जाएगा, भारतीय लोग भी खुश हो जाएंगे, हमारा भी शासन सुचारू रूप से चलेगा। तो इनके सारे दोषों को क्या कर लेना है, दूर कर लेना है। एक और उद्देश्य था, उसको बता देता हूं मैं आपको। 1906 में, पृष्ठभूमि बता रहा हूं आपको, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया, और मुस्लिम लीग जो मतलब मेन नेता थे, लियाकत अली वगैरह जो नेता थे वहां पर, उन लोगों का मानना था कि ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश प्रशासन में
या ब्रिटिश प्रांतीय जो विधान परिषद वगैरह है या केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह जो है, उन लोगों में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और वो लोग चाहते थे कि क्योंकि कब से इन लोगों का चल रहा है काम, फूट डालो और राज करो की नीति कब से चल रही है? 1857 मतलब 58 के बाद से फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है। फूट किनके बीच में डालना था? हिंदू और मुसलमान। अंग्रेज इस बात को जान गए थे कि इनके बीच में अगर फूट डाला जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन के आधार पर मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ ढाका में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। ठीक। और 1906 में ही ये लोग मिंटो से मिलने पहुंचे और मिंटो से मिलने जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें जो है बकायदा प्रतिनिधित्व दीजिए, क्योंकि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व हो जाता है लेकिन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। सरकारी नौकरी में हमको आरक्षण दे दीजिए जिससे मुस्लिम क्या हो जाए, वित्तीय रूप से सक्षम हो जाए। तो इन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए भी अधिनियम लाया गया था। जो पहला उद्देश्य क्या था इसका, कि सुधार करना, लेकिन सुधार करने के साथ साथ क्या करना था इसमें, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक लिख लीजिए, अल्पसंख्यकों को खुश करना या संतुष्ट करना भी लिख सकते हैं, कि मुसलमानों को मतलब अल्पसंख्यकों का ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको क्या किया जाए, खुश किया जा सके। ठीक है। और साथ में एक इसका उद्देश्य और था, 1908-1909 के आसपास भारत में 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद से, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ करजन के काल में, तो बंगाल के विभाजन के बाद से एक उग्रवाद का जन्म हुआ जो गरम दल कहलाता था, जिसमें लाल बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और कौन था, अरविंद घोष, ये सब लोग क्या करते थे, जो संविधान के दायरे में रहते हुए गर्म विचारधारा के थे और वो आत्म बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि नहीं, भारत कैसा हमारा है तो हम लड़ कर लेंगे, भले मार दोगे तो मार दोगे लेकिन हम आत्म बलिदान करके भारत लेंगे। तो थोड़ा उग्रवादी विचार को क्या करते, उग्रवाद शब्द कहा जाता है, यूज किया जाता है, तो आप उसको क्रांतिकारी याद रखो। उग्रवाद उनके लिए कहना बहुत अच्छा नहीं लगता, उनके लिए क्या करो, क्रांतिकारी विचार। तो जो क्रांतिकारी विचार हैं उनको क्या करना था, 1909 का अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यह था कि क्रांतिकारी विचारों को थोड़ा ठंडा रखा जाए, शांत किया जाए। तो जब सुधार नहीं करेंगे, सुधार करेंगे तो थोड़ा शांत हो जाएंगे, और अगर सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा, और उग्र होते जाएंगे। तो वो भी था, लिख लो। भारत में बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधियों को शांत करना, इसके तीन उद्देश्य हो गए। उद्देश्य में क्या क्या आप लिख सकते हो, इसका उद्देश्य जो है मेन ये था कि इसके पूर्व के अधिनियमों को दोषों को दूर करना था, साथ में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे उनको क्या करना था, उनको संतुष्ट करना था, शांत करना था, और भारत में जो बढ़ते क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनको भी क्या करना था, थोड़ा सा नियंत्रित करना था। और वो कैसे हो सकता था, अधिनियम के माध्यम से, सुधार के माध्यम से। इसीलिए यह अधिनियम को क्या किया गया, सुधार करने के लिए लाया गया। क्या प्रावधान किए गए इसके लिए, इसमें पहला प्रावधान यह किया गया कि केंद्रीय और विधान, आपका प्रांतीय विधानसभाओं में आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान सभा के आकार में वृद्धि की गई। यह कहा गया कि केंद्रीय और विधानसभा में अगर भारतीयों को स्थान देने लगे, क्योंकि यही तो मांग रहे थे वो कि हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारतीय यही मांग करते थे कि हमको शासन में, भारतीय कभी भी ये नहीं मांगते थे 1905 से पहले या 1929 से पहले, 1929-30 से पहले कभी भी स्वराज नहीं मांगते थे हम लोग ये आजादी नहीं मांगते थे। हम लोग बोलते थे कि शासन को थोड़ा ठीक कर लो। जो इससे पहले जो नरमवादी हुआ करते थे उनका विचार था कि विश्व में जब गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन ने शुरू किया है, तो ब्रिटेन की सरकार बुरी नहीं है, एक अच्छी सरकार है, लेकिन भारतीयों की स्थिति के बारे में ब्रिटेन की सरकार को पता ही नहीं, क्योंकि ब्रिटेन, भारत में शासन किसका है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का शासन है यहाँ पर। तो ब्रिटेन की सरकार तो हमारे लिए अच्छा कानून बना के भेजती है और अच्छा व्यवहार भी हमको रखती है,
लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं। और भारतीय की दीनहीन दशा का पता किसको नहीं है? ब्रिटेन की सरकार को है नहीं। तो हम क्या करेंगे? समितियों के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से, अहिंसक आंदोलन के माध्यम से छोटे छोटे आंदोलन करेंगे और इनके शासन को हम क्या करेंगे? सुधार लेंगे। इनका मानना था, वो ये नहीं चाहते थे क्या कि आजादी मिल जाए, कभी नहीं चाह रहे थे। 1916 से पहले जब तक होम रूल लीग आंदोलन नहीं चला तब से आजादी के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। ठीक है, ये उग्रवादी थे जिसको अपन क्रांतिकारी कह रहे हैं, उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जिसको बोलते हैं, इन्होंने ही क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। और ये लोग भी पहले ही बोले कि हमको स्वराज चाहिए, अपना राज्य चाहिए। स्वराज्य मतलब अपना राज्य चाहिए, खुद का राज्य चाहिए। इससे पहले क्या करते थे कि शासन में सुधार हो जाए। तो वही सुधार के लिए क्या कर रहे हैं लोग? प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो प्रतिनिधित्व देकर क्या कर दे रहे हैं? केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ा दे रहे हैं। और प्रतिनिधित्व थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं। देखो आकार कितना हो गया। ये हो गया 16 से सीधे बढ़ा दिए 60, अलग अलग जगह अलग अलग। ठीक है, हर स्थान पर क्या था? 16 से 60, किसी में ज्यादा था किसी में कम था, संख्या बढ़ाते गए वो लोग। ठीक लेकिन अभी भी प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, लेकिन एक तरफ चुने हुए सदस्य आ रहे हैं, एक तरफ सरकारी सदस्य भी आ रहे हैं। अभी भी बहुमत किसका रहा? किसका रहा होगा? सरकारी सदस्यों का। देखो किसका बज रहा है? देखो हेमा का बजा रहा है। ठीक ठीक है, इनके क्या सरकारी सदस्यों का बना रहा कुछ हद तक, कुछ कहीं कहीं, मतलब कहीं कहीं राज्यों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा, जिसमें एक बंगाल था, एक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। यहां पर क्या रहा? थोड़ा सा गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। बड़े मजबूत लोग रहे होंगे ये लोग, तो इन लोगों को क्या मिल गया? हो गया इनको थोड़ा सा बहुमत मिल गया। बाकी सभी जगह कैसा था? सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहा। सदस्य संख्या 16 से 60 जरूर बढ़ गई उनके प्रतिनिधित्व के, लेकिन अभी भी बहुमत किसका रहा? सरकारी सदस्यों का रहा। लेकिन अब इन लोगों को जो सदस्य बनते थे उनको चर्चा में भाग लेने, प्रश्न पूछने, चर्चा में भाग लेने, प्रश्न पूछने और बजट पर सीमित चर्चा का अधिकार मिला। पहले तो ऐसा होता था कि ज्यादा सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन अब इस सदस्यों का चूंकि कई जगह बहुमत था, कई जगह बहुमत नहीं भी था, लेकिन चूंकि संख्या बल में थोड़ा सा ठीक ठाक थे लोग, ये क्या कर सकते थे? सवाल पूछ लेते थे, चर्चा में शामिल हो जाते थे, या बजट पर सवाल, बजट क्योंकि सरकारी धन का उपयोग हो रहा था तो बजट पर थोड़ा बहुत सवाल पूछ सकते थे, ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज बार बार पूछा हुआ है, वाइसराय की कार्यकारिणी में एक प्रमुख व्यक्ति हैं प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किताबों में एसपी सिन्हा भी लिखता है, उसको ध्यान दीजिएगा। इनकी क्या की? ये विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। इससे पहले जो था मैकाले वाला दल चलता था और विधि सदस्य के रूप में कौन मौजूद होता था? कोई ना कोई अंग्रेज हुआ करता था। पहली बार ऐसा हुआ कि वाइसराय की कार्यकारिणी यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ, जो विधि संबंध में क्या बताता? उनको सलाह मशवरा देता, कानून बनाने के लिए देता। इससे पहले अंग्रेज सलाह दिया करते थे। अच्छा, अंग्रेज सलाह कानून निर्माण के लिए दे रहे थे, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन अगर भारतीय सलाह दे रहा है किसके लिए? कानून निर्माण के लिए, ये बड़ी बात थी। और वो कौन थे? एसपी सिन्हा, जो पहले भारतीय थे विधि आयोग में।
और सबसे महत्वपूर्ण, जिसको कम से कम 10 बार से ज्यादा पूछा होगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रांतीय विधानसभा में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या होता है जानते हैं? कि धर्म के आधार पर निर्वाचन करवाना। अब कुछ ही क्या कर दिया, ये तय कर दिया गया कि कुछ क्षेत्र मुस्लिमों के लिए होंगे और कुछ क्षेत्र क्या रहेंगे, हिंदुओं के लिए रहेंगे। जिस भी क्षेत्र से मुस्लिम खड़े हो रहे हैं वहां पर सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र है तो मुस्लिमों को खड़े होने का अधिकार सिर्फ रहेगा, बाकी को नहीं रहेगा ये अधिकार। ठीक है? हाँ, इसके अलावा भी व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के तहत व्यापारियों को, व्यापारी संगठनों को भी इसमें क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व दे दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसको कम से कम 10 बार से पूछा होगा कि आपका सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है, तो कौन होंगे? मिंटो। और सांप्रदायिक निर्वाचन पहली बार प्रारंभ कब हुआ? तो 1909 के अधिनियम में। ठीक, इसमें बस इतना ध्यान रखना है। इससे पहले के अधिनियम को दोषों को दूर करने के लिए किया गया था और अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों को क्या किया जा सकता है, प्रांतीय विधानसभा सांप्रदायिक निर्वाचन के माध्यम से व्यवस्था देनी थी इनको, और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना भी एक प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था इनका। साथ में इनको क्या किया गया, केंद्रीय और विधानसभा के आकार को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 12 से 60 कर दिया गया, अलग अलग जगह अलग अलग रखा गया। लेकिन अभी भी सरकारी सदस्यों का क्या था, बहुमत था। कुछ जगह जैसे अपना बंगाल और उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है वहां पर किसको किया गया, गैर कर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। इन सदस्यों को बजट पर चर्चा करने पर, प्रश्न पूछने पर, प्रस्ताव पर बहस करने पर क्या गया, थोड़ा सा अधिकार मिल गया, थोड़ा सा क्या मिला इनको, महत्व मिल गया। और साथ में क्या किया गया, इनको विधि सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा, इसको भी पूछा हुआ है, पहले विधि सदस्य के रूप में कौन स्थापित बने थे, तो एसपी सिन्हा को नियुक्त कर दिया गया था। ये बड़ा अचीवमेंट था। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई, जिससे मुस्लिमों के लिए एक तय कर दिया गया कि इस क्षेत्र में कौन खड़े होगा, सिर्फ मुस्लिम ही खड़े होंगे, दूसरे लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। और अंत में व्यवसायिक जो संगठन थे उन लोगों को भी क्या दिया गया, प्रतिनिधि दिया गया कि आप भी कुछ न कुछ प्रतिनिधि क्या कर सकते हो, खड़े कर सकते हो। तो ये था आपका मार्ले मंत्री सुधार यानी 1909 का अधिनियम। ठीक, हुए ना बोर? अभी भी नहीं हुए? अभी भी नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? ठीक है, बढ़िया है। बोर नहीं, अभी जो व्यक्ति इसमें बोर नहीं होता है, इसमें वो समझ लो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है। फिर समझ रहे कि नहीं? अगर इसको सब समझ में आया, अगर इसको सब समझ में आ गया तो समझ लो कि फिर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहा है। तो कौन कौन बोर हुआ है? अभी भी नहीं हुए? कल पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम और 1947 तक फिर खत्म कर लेंगे 2 दिन में, है ना।